हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान से चैप्टर 2 है गॉस की प्रमेय। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे थ्योरी एंड डेरिवेशन, दोनों ही कंप्लीट रिवीजन रहेगा चैप्टर 2 का, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। कंप्लीट रिवीजन मिलेगा यहाँ से, तो फटाफट शेयर करके आइए अपने दोस्तों के साथ और यहाँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। और यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप को, जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ रखा हुआ, उससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वही उसका क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स को देखिए फाई ई से डिनोट करते हैं, किससे, फाई ई से दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। तो यहाँ से जो इसका फार्मूला आएगा देखिए, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से फाइनल फार्मूला लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर, सॉरी वेक्टर तो यहाँ से जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से वेक्टर हटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यही होगा आपका फाइनल फार्मूला किसका, वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होगा इसका। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, मात्रक यहाँ से देखिए आ जाएगा, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं और ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन पर कूलम, कितना निकल के आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से देखेंगे मात्रक आ जाएगा यहाँ से न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का। और ये क्या है, क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो फाइनल यहाँ से निकल के आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, वीमा की बात करें, तो वीमा यहाँ से इसकी निकल के आएगी। देखिए वीमा, न्यूटन की वीमा होती है, बल की वीमा होती है एम एल टी माइनस टू। और ये देखिए लंबाई की वीमा क्या होगी, तो एल कितना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। और अपान में कूलाम की वीमा 80 होती है, क्या होती है, 80। तो यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टोटल यहाँ से, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन कैसे आया, देखिए बल की विमा होगी एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर एक एल यहाँ पर रहेगा और 2 एल यहाँ से, तो 3 हो जाएंगी। अब देखिए बल की विमा में कितना होता है, टी माइनस टू, और एक कूलाम की 80 होती है, तो यहाँ से एक टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, टी माइनस 3। और एक ए नीचे है तो ये ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, ए माइनस 1। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स की बीमा की बात करें तो एम एल थ्री टी माइनस 3 ए माइनस 1 निकल गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घन कोण किसे कहते हैं, किसी गोले के लघु अवयव के पृष्ठ के कारण केंद्र के चारों ओर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी गोले, मान लीजिए ये कोई गोला है, यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये कोई गोला है, इस गोले के लघु अवयव के पृष्ठ के कारण केंद्र के चारों ओर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं।
इसको मान लीजिए इस गोले के, ये आलू मान लीजिए, सेब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको अगर हम इस प्रकार से काटें, इसका अंदर का भाग ये वाला हम निकाल लें, ये वाला भाग काट के क्या करें हम इसको निकाल लें, तो इसके जो केंद्र यहाँ पर कोण बनेगा, ये जो एंगल आएगा, इसी को बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डी ओमेगा। इतना भाग ही हमने काट के निकाल लिया, ये केंद्र ओ है, और ये जो यहाँ पर कोण बनेगा यही बनेगा घन कोण। क्या कहलाएगा? घन कोण। तो यहाँ से डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा, डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर घन कोण की मात्रक की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी स्टेरेडियन। क्या होगी? कोण हो तो रेडियन और घन कोण है तो क्या होगी? स्टेरेडियन। इसका यूनिट ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। और यहाँ से देखिए एक बात, डी ओमेगा, जो डी ओमेगा दिया गया है, डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है। यहाँ से इसका मान कितना होता है? 4 पाई। डी ओमेगा की जगह कितना लिख सकते हैं? 4 पाई। देखिए अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय इम्पोर्टेंट है, लिखते हैं इम्पोर्टेंट है गॉस की प्रमेय, या गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति भी आगे कराई जाएगी। तो यहाँ से देखिए गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन। गॉस की प्रमेय के नियमानुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बोला? गॉस की प्रमेय के नियमानुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से जब गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें परिबद्ध आवेश का, किसका? परिबद्ध आवेश यानी आवेश Q का ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। यही आपका फार्मूला होगा। गॉस की प्रमेय के नियमानुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक अभी बता चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स का जो होगा वही इसका होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वीमा की बात करें अगर हम, वीमा भी बताई थी, ml 3t-3a-1, ये होगी इसकी वीमा। जहाँ देखिए ε0 क्या है, जहाँ ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता। नोट, यदि किसी बंद निकाय में n वैद्युत ध्रुव रखे हुए हैं तो उसमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अगर कहीं भी बंद निकाय हो और उसमें कितने भी वैद्युत ध्रुव रख दिए जाएं तो उसमें जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। देखिए नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ से इसको कंप्लीट करके जाएंगे। तो यहाँ से देखिए गॉस की प्रमेय की जो उत्पत्ति है उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए फिगर कंप्लीट करेंगे। तो इसका कैसे फिगर कंप्लीट होगा? माना कोई बंद, ये इस पूरे फिगर से इतना ये काट के क्या किया गया है? बाहर निकाल लिया है। ये केंद्र है, मान लीजिए ये O है। ये जो कोण बनेगा इसी को बोलते हैं डी ओमेगा यानी घन कोण, अभी आगे बता चुके हैं। और इस बिंदु O से जो यहाँ इस वाले पॉइंट तक की दूरी है कितनी है? स्मॉल r है। यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्रफल है।
ये पूरा इसको डी ए लिखेंगे, और ये जो पॉइंट है पी, इसको मान लेते हैं क्या, पी, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। अभी देखिए इसको फिगर को समझ जाएंगे, जब इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या लिखा है, माना कि बंद गौस, ये मान ली क्या है, एक ये बंद गौस है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, त्रिज्या आर है, और यहाँ से जब ये केंद्र ओ है तो यहाँ से पृष्ठ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी है, इसके जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर लघु अवयव क्षेत्रफल, जिसके चारों ओर का ये लघु अवयव क्षेत्रफल क्या है, डी ए, डी ए, तथा इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण डी ओमेगा है। इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरिक हो रहा है, ये कोण बन रहा है, वो कितना है, डी ओमेगा है। पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो तेज होगी, वो तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर है, ई वेक्टर के अनुदिश, तथा क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर है, तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर पृष्ठ के लंबवत है। इस देखिए पृष्ठ की क्या है, लंबवत है, जिसके मध्य का कोण थीटा है। यहाँ से लिखेंगे इसके मध्य का कोण थीटा है, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके मध्य का कोण थीटा है, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ इसके मध्य जब विद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या होगा, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ई की अगर मान रखें, यहाँ से चूंकि लिखेंगे, चूंकि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फार्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट चैप्टर में इसको ड्राइव करा चुके हैं, अगर नहीं देखा तो वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो विजिट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ से देखिए, जब इसका मान इसमें लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें दिया गया है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, यहाँ से इतना दिया गया है। अब देखिए इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, चूँकि घन कोण भी बताया था, घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पर लिख देंगे डी ओमेगा। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा निकल के फाई ई, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बचेगा क्यू और क्या बचेगा, डी ओमेगा, इसकी जगह पर लिख देंगे डी ओमेगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा यहाँ पर, ओमेगा। यहाँ से लिखेंगे चूँकि ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू
4 पाई, तो इस ओमेगा की जगह लिख देंगे कितना 4 पाई। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से ये ओमेगा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए चूँकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई, तो ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 4 पाई। तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही मुझे प्रूव करना था, या आगे यहाँ से निकल के आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही आपका फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट होगा। यहाँ से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। देखिए नोट, घन के एक या प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर लगाएंगे कब, जब न्यूमेरिकल में दिया गया हो घन के एक या प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, और जब कुछ भी न दिया हो क्वेश्चन में कि एक फ्लक्स या प्रत्येक फ्लक्स से, तब वहाँ पर लगाएंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है एक फलक या फिर प्रत्येक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फिर यहाँ से लगाएंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, एकांक लंबाई में परिबद्ध आवेश को, एकांक लंबाई में परिबद्ध आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ से एकांक लंबाई में परिबद्ध आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, क्यू अपान एल, लंबाई क्या है एल, इसका मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ से कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो बीमा यहाँ से निकाल लीजिएगा, कूलाम की होती है 80 और इसकी होगी एल, तो यहाँ से एल माइनस 1 80, यही इसकी बीमा होगी। अगले हेडिंग देखिए क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस क्षेत्रफल को अगर हम एक मान ले तो एकांक क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से इसका अगर मात्रक निकाले तो मात्रक निकल के आ जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसका मतलब कूलाम लिखेंगे यहाँ से, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो बीमा निकल के आ जाएगी 80 एल माइनस 2, 80 एल माइनस 2। इसी प्रकार से देखिए आयतनीय आवेश घनत्व, तो आयतन को यहाँ पर एकांक कर देंगे, आयतन को क्या कर देंगे यहाँ पर एकांक कर देंगे, एक मान लेंगे। तो यानी एकांक आयतन में परिबद्ध आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्षेत्रीय आवेश जो था उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। आयतनीय आवेश को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी। इसका अगर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या निकलेगी इसकी कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर बीमा की आज डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकल के आ जाएगी 80 एल माइनस 3, 80 एल माइनस 3। देखिए अगली हेडिंग यहाँ से गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के जो अनुप्रयोग हैं, नंबर 1 अनंत विस्तार के लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर दूसरा जो गॉस का अनुप्रयोग है वो क्या है, अनंत विस्तार की प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा क्या है, आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 स्थितियों में प्राप्त होता है। आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए यानी कि गोली आवेशित कोश है इस प्रकार से, ये इसका केंद्र, दोनों का केंद्र क्या है वो है, ये देखिए पृष्ठ, ये इसका बाह्य पृष्ठ और ये है केंद्र, ये इसका बाह्य पृष्ठ, इसको मान लेते हैं क्या P, और यहाँ ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की
जो दूरी है कितनी है, कैपिटल आर, और इस ये पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर क्या है, स्मॉल आर दूरी है। इस प्रकार ये क्या है, डी ए वेक्टर, ये ई वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के समांतर, ये पूरा निकाय एक समान रूप से प्लस क्यू यानी प्लस चार्ज से आवेशित है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 स्थिति क्या रहेगी, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहली जो बाह्य बिंदु पर क्या रहेगी, बाह्य बिंदु पर। नंबर दूसरा है पृष्ठ पर, कहाँ पर, पृष्ठ पर यानी यहाँ पर, ये है बाह्य बिंदु, ये है पृष्ठ इसका पूरा। और नंबर तीसरा है जो वो कहाँ रहेगा, अंता बिंदु पर, अंदर में यानी इसके अंदर में। अंता बिंदु पर। और इसके पहले हम बता चुके हैं, जब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करें वहाँ पर बताया है कि अगर बंद निकाय उसमें n वैद्युत ध्रुव रखें तो उसमें वैद्युत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनंत विस्तार के लंबे तार के कारण और अनंत विस्तार की प्लेट के कारण, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।